हम लोग बात कर रहे थे आपका अनुच्छेद 124 पर, और 124 के 7 पार्ट निकल कर आए, और 7 पार्ट याद करना आपको बड़ा कठिन कठिन सा लगता है। आपको लगता है जैसे मानो कोई आफत फट पड़ी। और कई बार प्री एग्जामिनेशन में वो क्या करते हैं कि सब पार्ट में पूछते हैं, 124 1 में क्या है, 2 में क्या, 3 में क्या, 4 में क्या, और उस समय आपको ये बड़ा कठिन लगता है। और जब आपको इतने विस्तार से बात बताई जाती है तब आपको लगता है, नहीं लगता हमें नहीं मालूम, लेकिन लगना चाहिए कि आपसे प्री एग्जामिनेशन में जो सवाल किए जाते हैं वो वाकई ABCD होते हैं। अधिकतम वहां क्या पूछते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस अनुच्छेद में नियुक्त किए जाते हैं, इतना ही तो पूछते हैं। कैसे नियुक्त किए जाते हैं इससे तो मतलब ही नहीं होता। 1993 से पहले किसकी राय को प्रमुखता थी, और 1993 के बाद पोजीशन क्या है, किन मुकदमों से बदलाव आया, कौन से न्यायाधीशों की नियुक्ति वरिष्ठता क्रम के रूल का उल्लंघन करके हुई, इस सब पर तो बात ही नहीं होती। तो आपको अंदाज आना चाहिए कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ये तो बिल्कुल ला की ABCD, जो बिल्कुल शुरुआत है उस ये पूछा जाता है, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि अगर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस की तैयारी आप कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ या तो खुद आप कुछ नहीं जानते तैयारी के विषय पर, और या फिर जो आपको करवा रहे हैं वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की कोई तैयारी होती है? आप अनुच्छेद को पढ़िए, अनुच्छेद जितने विस्तार में जाता है उसका तो लब्बो आप भी कहें तो ज्यादा है, तो बहुत माइन्यूट चीज उसमें से पूछी जाती है, कुछ भी तो नहीं पूछते, अधिकतम इतना पूछ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हटाए, बहुत कठिन जब प्री में बनेगा तो ये पूछ देंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हटाए किन अनुच्छेदों में जाते हैं, तो 124(4) में उसके ग्राउंड दिए, और 124(5) में ये कह दिया कि संसद विधि बनाकर हटाने की प्रक्रिया विनियमित कर सकेगी। उस एक्ट का नाम भी तो नहीं पूछते जिसमें प्रक्रिया विनियमित की गई है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, वो भी तो नहीं पूछते। ये भी तो नहीं पूछते कि जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 किस अनुच्छेद की ताकत के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इनेक्ट किया है, ऐसे भी तो नहीं पूछते। जब बहुत कठिन बनेगा तो अधिकतम इतना पूछ देंगे कि किन ग्राउंड्स पर हटा सकते हैं, किन ग्राउंड्स पर, तो 124(4) में साबित कदाचार, साबित असमर्थता, कैसी मेजॉरिटी से हटा सकते हैं ये पूछ देते हैं। तो वो स्पेशल मेजॉरिटी है कि सदन की जो कुल सदस्य संख्या है उसका बहुमत होना चाहिए, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 होना चाहिए, और संसद के उसी सत्र में सब कुछ पारित होना चाहिए। बहुत कठिन कभी बनेगा आपकी भाषा में, जो बहुत कठिन होगा तब क्या पूछ देंगे कि लोकसभा माननीय भंग हो गई, तब साहब क्या असर आएगा, तो लोकसभा अगर भंग हुई तो उसका उत्तर दे चुके वो सब कमेटी ऑफ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस तो तब शुरू होता है जब मिसकंडक्ट प्रूव हो जाए, यानी जो जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत गठित कमेटी है वो जज को दोषी मान ले। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस तो तब शुरू होता है, और उसके बाद जब रिपोर्ट है वो टेबल्ड हो जाए हाउस में, कंसर्निंग हाउस में जिसने इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, वहां से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस शुरू होता है। और आर्टिकल 124 की जो वर्जना है, जो उसका प्रतिबंध है, जो उसका रेस्ट्रिक्शन है, वो हट जाता है, और फिर न्यायाधीश के आचरण पर संसद के सदनों में चर्चा हो सकती है। उससे पहले
जो हाउस के प्रिजाइडिंग अफसर हैं वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के तौर पर फंक्शन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के तौर पर फंक्शन नहीं करते हैं। तो जो बहुत कठिन बनेगा तब ये सब बातें आपसे पूछ दी जाएंगी। तो अब सोचो कि क्या पूछा जाता है, कुछ भी तो नहीं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, और अगर उसकी आप तैयारी कर रहे हो तो आप कहां खड़े हो, जरा ये अंदाज लगाओ। इसीलिए हम कहते हैं चीजें विस्तार में पढ़ी जाएंगी, और एक बार आपने इस ढंग से पढ़ लिया तो फिर बात ही खत्म है, बात ही खत्म है। फिर हर बार नहीं पढ़ना है, एक बार पढ़ना है बस, एक बार। एक बार 3 साल लगा दिए सारे सिलेबस को खत्म करने में, जो जुडिशरी का है लगभग 21-22 एक्ट, तो एक बार अगर लगा दिए 3 साल, 2.5-3 साल लगता है, 2.5-3 साल में हो गया। फिर ये 2.5-3 साल भूल जाइए और ऐसे रोज तैयार करते रहिए, 10 साल हो जाएंगे और आएगा कुछ भी नहीं। और यही स्थिति है, जितने ये शब्द अतिशयोक्तिपूर्ण है, लेकिन हां अधिकांश आपको ऐसे ही मिलेंगे कि 7-7, 8-8 बरस से तैयारी कर रहे हैं और कुछ भी गंभीरता के साथ पता नहीं है। तो एक बार समय लगाना चाहिए, एक बार बस। ये रिपीटेशन समय का बार बार होने नहीं चाहिए, एक बार लगा दिया बात खत्म। और बस उसके बाद फिर क्या करना है, फिर आप किसी भी आयोग का एग्जाम दें, ज्यादा 2-3 एक्ट बढ़ जाएंगे, 4-6 घट जाएंगे, कहीं लिमिटेशन होगा तो कहीं कुछ होगा तो कहीं कुछ होगा, वो माइनर एक्ट्स हैं, थोड़ा बहुत आपने तैयार कर लिया, खत्म हो गई बात। हम आपसे अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन नहीं करते, क्योंकि अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करने से अब लाभ भी क्या, आदमी झूठ क्यों बोलेगा? ठीक है, झूठ बोलने के लिए कोई आकर्षण चाहिए, कोई बात चाहिए। हमने 12 मेंस दी है, लेकिन कभी भी प्री की कोई तैयारी नहीं की, कभी कोई तैयारी ही नहीं की। अधिकतम इतना होता था कि यहां से चले और एक 150-200 किलोमीटर तक हमें एक बार जो कुछ देखना है वो हमने देख लिया, उसका किताबें बंद की, खत्म। क्योंकि और प्री कभी रुका नहीं, कभी रुका नहीं, हमेशा हो गया। कारण उसका होता है, प्री में कुछ पूछे तो वह तो एबीसीडी पूछते हैं। 124(1) भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, 124(2) उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति, ये होगी कैसे, 124(3) एलिजिबिलिटी एग्जाम की, 124(4) हटाने के ग्राउंड, 124(5) संसद उस प्रक्रिया को विनियमित करेगी, और 124(6) मेरे ख्याल है शपथ, ठीक है, शपथ लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में इंटर करेंगे, शायद ऐसा। और 124(7) में ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश रह लेगा वो अन्य किसी न्यायिक अधिकारी के समक्ष वकील के तौर पर, अधिवक्ता के तौर पर हाजिर नहीं होगा। 20 वर्षा भी हो सकता है, जो हमने 7 में कहा 6 में हो, 6 में हो कहा वो 7 में हो, ये संभव है। लेकिन आपसे 6 और 7 रेयरली पूछे जाते हैं, और जब आपको 124(5) तक याद हो जाएगा तो 6 और 7 याद करने में कठिनाई नहीं है। और जहां तक ऑर्डर यही है कि 124(6) में, क्योंकि अब देखिए हमें इस समय याद नहीं 6 में क्या है और 7 में क्या है, लेकिन हम अंदाज लगा रहे हैं, और अंदाज लगाने की जो तरीका होता है, ठीक, वो अंदाज लगाने का भी तरीका यही होता है कि एक क्रम चल रहा है, न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में ये होंगे, कैसे नियुक्त होंगे, एलिजिबिलिटीज क्या है, हटाए कैसे जाएंगे, हटाने के लिए जो प्रक्रिया है वो कौन विनियमित करेगा। तो फिर डेफिनेटली 124(6) यही होना चाहिए कि शपथ लेने के बाद ही न्यायाधीश के तौर पर काम करेंगे, डेफिनेटली यही होना चाहिए, क्योंकि एक क्रम चल रहा है, उस क्रम में ये बात फिट दिखती है, इसलिए अंदाज भी लगाए। तो अंदाज कैसे लगाना चाहिए यह भी सीखना चाहिए, और इसीलिए विषयों में आपसे रीजनिंग पूछी जाती है,
रीजनिंग और कुछ होती नहीं। रीजनिंग सिर्फ यही है, उस व्यवस्था को पकड़ लेना जिस व्यवस्था से चीजें व्यवस्थित की गई हैं। और प्रत्येक जगह एक व्यवस्था है, कुछ भी बोला जा रहा है तो एक व्यवस्था के मुताबिक बोल रहा है। वक्ता किस व्यवस्था में बोल रहा है, बस उसको पकड़ लेना, यही तो रीजनिंग है। हम आपको उदाहरण दे रहे थे कि वकील साहब ये पूछ रहे हैं कि ये बताइए, आप पहली बार पंचायत में गए, कौन लोग आपके साथ थे, जो लोग आपके साथ थे आपके रिश्तेदार थे, नहीं थे, उनसे कितनी पुरानी दोस्ती थी, क्या आप उनके घर गए कभी, क्या वो आपके घर कभी आए, क्या उनके यहाँ रिश्तेदारी नातेदारी शादी ब्याह में आप गए, नहीं गए। अब आप सवाल याद कर रहे हैं और कुछ याद नहीं करना है, एक व्यवस्था। और व्यवस्था क्या है, इसके मतलब वकील साहब संभाव्यताओं और असंभव, जो असंभव इम्प्रोबेबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज, इस पर बात कर रहे हैं कि जो नॉर्मल ह्यूमन कंडक्ट होता है उसकी जो संभाव्यताएं हैं उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक शब्द समझ लिया बस कि प्रोबेबिलिटीज और इम्प्रोबेबिलिटीज पर बात कर रहे हैं। और ये एविडेंस है कि धारा 11 पुराना और वर्तमान का शायद 9 होगा, उसमें रिलीवेंट है, बात खत्म। अब कुछ नहीं सुनना है, एज ए जूनियर आप खड़े, बस इतनी सी बात पकड़ ली आपने, बात खत्म हो गई। अब वकील साहब क्या पूछेंगे, कोई मतलब नहीं, क्योंकि तथ्य एक से नहीं होंगे। अब जब दोबारा आप क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए खड़े, आपको पता है प्रोबेबिलिटीज इम्प्रोबेबिलिटीज पर पूछना है। आपके सामने प्रश्न ये है कि क्या लड़की ने आग खुद लगाई थी या ठीक है किसी ने उसे जलाया। तो अगर आग खुद लगाई होगी तो कमरा बंद होगा, क्योंकि आदमी ऐसे तो आग लगाएगा नहीं भाई, आग तो मरने के लिए लगाएगा। तो मरने के लिए वो क्या फैसिलिटीज जुटाएगा, क्योंकि ये ठीक है कि मरने की प्रक्रिया जब आरंभ होगी तब इतना कष्ट होगा कि हो सकता है मन में ये आए कि हमें कोई बचा ले, लेकिन जब मरने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई उस समय तक तो वो मरना ही चाहती है। और जब उस समय तक मरना चाहती है तो दूसरे के हस्तक्षेप को निवारित करने के लिए जो कुछ उपाय किए जा सकते होंगे वो सब उसने किए होंगे। उन उपायों पर पूछिए, पता लगेगा। और दूसरा अगर आग लगाएगा तो उससे बचने की कोशिश की होगी। दूसरा आग लगाएगा तो एकदम तो लग नहीं गई होगी, ठीक है। मानव शरीर एकदम जलने भी नहीं लगता, कुछ ज्वलनशील तो डाला गया होगा। ज्वलनशील डाला गया होगा तो या तो फेंका गया होगा या ऊपर से डाला गया होगा, ऊपर से तो सिर से आया होगा, कुछ तो हुआ होगा। तो ये रीजनिंग है जो आपको पकड़नी चाहिए, ठीक है ना। और जब रीजनिंग आप पकड़ना शुरू करते हैं तब वो जो तुक्के आप लगाते हैं वो भी एकदम करेक्ट बैठते हैं, एकदम ठीक। और अदरवाइज तुक्के कानून में आप लगाओगे तो एक एक गलत निकलेगा। और मेरी बात आजमा लीजिएगा, जब एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आप निकलेंगे तो तुक्केबाज आपको मिलेंगे जो बता रहे होंगे मेरा ये भी सही, मेरा ये भी सही। जब एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा तो वे सब ढूंढे नहीं मिलेंगे कहीं। और जो रो रहे होंगे खड़े कि मेरा ये भी गलत हो गया, मेरा ये भी गलत हो गया, सब वही सेलेक्ट मिलेंगे आपको। कारण जिसने मेहनत की है, जो जगह है रातों में, उसका एक भी सवाल गलत होता है तो उसे बहुत दुख होता है। तो उसे वो याद होता है जो उसका गलत हो गया, उसे वो याद ही नहीं होता जो उसका सही हुआ। और जब बिना मेहनत कुछ मिलता है तो जो मिल गया वही ज्यादा है। इसलिए कहते ना, दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते, ठीक है। तो जो मिल गया, दो सही हो गए तो वही याद रहेंगे, क्योंकि दो भी नहीं होने चाहिए थे। और जो गलत हो गए वो तो याद ही नहीं होते। इसलिए हमेशा थारो स्टडी एक बार कर लेंगे, हमेशा के लिए सुखी होंगे। 124 में सब सेक्शन है, कुछ भी तो नहीं है। एक कहता है सुप्रीम कोर्ट होगा, 2 कहता है नियुक्ति कैसे होगी, 3 एलिजिबिलिटीज बता रहा,
4 हटने के ग्राउंड बता रहा, 5 प्रक्रिया विनियमित करने की बात करता, 6 कहता है कि ओथ लेकर यू मे बिकम द जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एंड 7, ठीक है, दिस इज द आर्टिकल विच इम्पोज द रिस्ट्रिक्शन कि आफ्टर रिटायरमेंट यू कैन नॉट प्लीड बिफोर एनी जुडिशियल अथॉरिटी इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड इट इज नेसेसरी, ठीक है, टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। तो कुछ भी तो नहीं है लेकिन थारो स्टडी है, और थारो स्टडी फिर कोई जरूरत नहीं बचती। आप 1993 के बाद जो पोजीशन बनी, शुरुआत कहां, सुभाष शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक विस्तृत प्रोसीजर कहां आया, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बार बार कुछ याद नहीं करना। पहली बार रूल, सीनियोरिटी रूल वायलेट कब हुआ, एन रॉय। दोबारा कब वायलेट हुआ, जस्टिस बेग के मामले में। जस्टिस बेग के मामले में कोई रिट पड़ी, यस, को वारंट हो, किन ग्राउंड्स पर पड़ी, मेलाफाइट नियुक्ति, मेलाफाइट रही है। दूसरा ग्राउंड क्या था, जो अंतर्निहित रूल ऑफ सीनियोरिटी है उसको फॉलो नहीं किया गया। और तीसरा, जो मैंडेटरी कंसल्टेटिव प्रोसेस है वो नहीं किया गया। 3 ग्राउंड फेल हुई थी, यस, क्योंकि मेलाफाइट इट कैन नॉट बी ए ग्राउंड, ठीक है, टू चैलेंज एनी अपॉइंटमेंट बाय द वे ऑफ को वारंटो, कुछ भी तो नहीं है। और एक बार सिर्फ पढ़ना है, हमेशा के लिए हो गया। अच्छा, चाहे एलएलबी में लिखो, चाहे एलएलएम में लिखो, चाहे कहीं लिखो, लिखोगे तो यही, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल जो हिस्ट्री है वो तो नहीं बदल जाएगी, वो तो वही रहनी है। तो कहीं किसी एग्जाम में आप लिखें, रहना यही है। तो क्या बुद्धिमत्ता है, एक बार पढ़ना या बार बार पढ़ना, क्या बुद्धिमत्ता है? एक बार आपने थोड़ा पढ़ लिया कि ये स्टैंडर्ड पे इतना पढ़ना ही नहीं है, अच्छा जब उस स्टैंडर्ड पर पहुंचोगे तो दोबारा पढ़ोगे। अगर इसी स्टैंडर्ड पर उतना ही पढ़ लिया होता तो बातें खत्म थी। आप किसी स्टैंडर्ड पर पढ़िए। तो ये चुनाव के विषय है, आप क्या चुनेंगे ये आपके हाथ में है। हम आपकी सिर्फ मदद कर सकते हैं कि आपको ये चुनना चाहिए। हम सिर्फ इतना, मेरी जो भूमिका है वो केवल परामर्श देने वाले की है, एडवाइजर्स की है, इससे अधिक कोई भूमिका नहीं है मेरी। आप खूब समझें, आप डबल ग्रेजुएट हैं, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम कितने हैं, डबल ग्रेजुएट, मैक्सिमम पोस्ट ग्रेजुएट भी आप हैं, एलएलएम आपने कर रखा है। उसके बाद हम आपको क्या पढ़ाएं, हमारे आपके भी चर्चा संभव है। वैसे जैसे लोअर क्लासेस में पढ़ाया जाता वैसे पढ़ाना संभव नहीं है। हम आपको सिर्फ परामर्श दे सकते हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए, करना ना करना आपकी इच्छा पर है। और इसलिए क्योंकि अब आपकी अपनी एक आइडेंटिटी है, उसको हम उस ढंग से वायलेट भी नहीं कर सकते, उस ढंग से इंक्रोच भी नहीं कर सकते जितना छोटे बच्चे के साथ किया जा सकता है, उतना हम डांट भी नहीं सकते आपको। तो हमारी जो भूमिका है वो सिर्फ इतनी कि हम आपको सलाह दें कि चयन के ये विकल्प आपके लिए उपलब्ध हैं और इन विकल्पों में से बेहतर होगा कि आप ये चुनें। बाकी चुनाव आपका है, अब जो चुनेंगे वैसा होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं 125 इस आर्टिकल से, 125 से लेकर 128 तक जो कुछ कहा गया ये महत्वपूर्ण है इस दृष्टिकोण से कि ये वो आर्टिकल्स हैं जिनसे सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस ये सुनिश्चित होती है। जब आपसे पूछा जाता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, इसको सुनिश्चित करने वाले प्रावधान ये भारत के संविधान में कौन कौन से हैं,
विशेषकर उच्चतम न्यायालय के संदर्भों में। तो आपको जो आर्टिकल्स कोट करने चाहिए उनमें 124 से लेकर और 128 तक के आर्टिकल हैं, क्योंकि 129 से जो शुरू होगा वो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां हैं। सुप्रीम कोर्ट विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालय है। इससे ज्यादा शक्तिशाली न्यायालय पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। 129 में वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की विशेषताएं क्या होती हैं देखेंगे। 131 में वो केंद्र और दो राज्यों के बीच या केंद्र और राज्यों के बीच या राज्य के बीच डिस्प्यूट सेटलिंग अथॉरिटी है। 132 से लेकर 134 तक उसका अपीलेट जुरिडिक्शन है। वो अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। 132 में अलग ढंग की अपील है, 133 में अलग ढंग की अपील है और 134 में अलग ढंग की अपील है। 135 में अलग ढंग की बात कही कि अगर यह सवाल कहीं कभी उठ जाता है कि आपका वो जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम 1935 है, उसके निर्वचन का या ऐसा कुछ 135 में दिया है, ये शायद कुछ यही शायद कुछ दिया है। तो 135 अलग ढंग की बात करता है। 136 में एसएलपी उसका स्पेशल अपीलेट जुरिडिक्शन है। 137 में वो अपने ही निर्णय को रिव्यू कर सकता है। 142 वो किसी भी ढंग की डिग्री आदेश ये पारित करने की शक्ति उनके अंदर विद्यमान है। 32 में वो फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए। 138, 139, 140, 141 ये अलग ढंग की बातें करते हैं। और आपका 143 में उनका एडवाइजरी जुडिक्शन है। 145 में उन्हें रेफरेंस वो किस ढंग से सुनेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कितने जजों से मिलकर बनेगी, आदि आदि बातें 145 में डिफाइन की गई हैं। और 146, 147 उन्हें अपने कर्मचारी आदि को नियुक्त करने की शक्तियां और उनकी सर्विस कंडीशन आदि तय करने की शक्तियां देती। तो इन आर्टिकल्स का सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस इसे सुनिश्चित करने से कोई ताल्लुक ये नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस सुनिश्चित होगी वो 124 से लेकर 128 यहां उनकी इंडिपेंडेंस सुनिश्चित होती है। ये वो आर्टिकल्स हैं जो इंडिपेंडेंस उनकी सुनिश्चित कर देते हैं। और इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू इसके संदर्भों में बेहद महत्व की हो जाती है। और एक आर्टिकल 51 ये तो आप कोट करेंगे ही, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी का, क्योंकि वो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करने के लिए गाइडिंग नॉर्म है, वो तो होता ही है। लेकिन बाकी शेष, अब अगर आप सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उन्हें कैटेगराइज कर लें तो याद करने में दिक्कत नहीं है, समझ में आने में दिक्कत नहीं। आपको समझना चाहिए, कुछ भी कठिन नहीं है। केवल इतना जान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति की इंडिपेंडेंस सुनिश्चित होती कैसे है। हमने कहा चीजों को पढ़ने का, ये विचारों को, सिद्धांतों को समझने का जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं। कोई चीज स्वतंत्र है या नहीं, नहीं, ये सेकंड बात है। पहले आपको यह पता होना चाहिए कोई चीज स्वतंत्र होती कब है। भाई सबसे पहले तो यह पता हो, तब तो आप यह निश्चित कर पाएंगे कि अमुक चीज स्वतंत्र है या नहीं। जब तक आपको यही नहीं मालूम कि स्वतंत्रता इसे ये है क्या अपने में, और दूसरा कोई व्यक्ति स्वतंत्र हो इसके लिए किन परिस्थितियों की जरूरत है, तब तक आप ये कैसे तय कर पाएंगे। ये तय करेंगे
तो बार बार तय करना पड़ेगा कि अमुक वस्तु या व्यक्ति या अमुक विचार स्वतंत्र है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो दैट व्हाट इज द इंडिपेंडेंस and what are the circumstances which are necessary to maintain the independence of an idea, व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन, कोई भी हो। तो स्वतंत्रता के विचार को ठीक है निगेटिवली लोग परिभाषित करते हैं कि बंधनों का अभाव ये स्वतंत्रता है, ठीक है, बंधन नहीं होने चाहिए, ठीक है, कोई किसी की इच्छा के अधीन है तो वो स्वतंत्र है ऐसा नहीं कहा जा सकता। और सुंदरता ये स्वतंत्रता में है, सुंदरता और कहीं नहीं है, सुंदरता सिर्फ स्वतंत्रता में है, इसके अलावा कहीं नहीं है स्वतंत्रता, वो सुंदरता। खुशी सिर्फ स्वतंत्रता में है और कहीं नहीं है। अगर स्वर्ग ये भी तुम्हें तुम्हारी इच्छा के विपरीत दिया जाए तो वो स्वर्ग तुम्हारे लिए स्वर्ग नहीं होगा, वो स्वर्ग भी तुम्हारे लिए कारागार होगा। कारागार है क्या? एक मनोवैज्ञानिक स्थिति। भाई कारागार क्या है? एक मेंटल स्टेटस। आप इसी कमरे में बैठे हैं, आप बाहर जाने को स्वतंत्र हैं, आपको अच्छा लग रहा है, अभी सिर्फ एक बात कह दी जाए आप इस कमरे से बाहर नहीं जा सकते, स्थितियां यही रहें, दरवाजा ऐसे ही खुला रहे, फिर भी आपको ऊब अनुभव होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब स्वतंत्रता है क्या? ये मेंटल कंडीशन है, इसका दीवारों से कोई ताल्लुक नहीं। और जब ये आप ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं तो सदोष परिरोध और सदोष अवरोध, इसमें ये याद रखने की जरूरत नहीं बचती है कि दीवारें इनका होना या न होना जरूरी नहीं है। सदोष परिरोध, आप सदोष परिरोध और अवरोध के जब अपराध पढ़ते हैं आईपीसी या वर्तमान बीएनएस में पढ़ेंगे तो वहां बड़ी ठीक है उसके साथ बड़ी मतलब एहसान सा करते हुए शिक्षकगण आपको बताया करते हैं कि मैदान में भी सदोष परिरोध हो सकता है। इस सबको याद रखने की क्या जरूरत है? एक मोटी बात, स्वतंत्रता क्या है? एक मानसिक स्थिति है। ये मानसिक स्थिति से ज्यादा कुछ भी नहीं है। कमरा आप जिंदगी काट देते हैं एक ही कमरे में, कोई परेशानी नहीं निकल रहे बाहर। अक्सर आप सोचें अब तो अटैच लैट्रिन बाथरूम बनाने का फैशन आ गया, यानी कमरे से बाहर निकलना आदमी पसंद नहीं कर रहा। बहुत से कारागार नहीं लगता, ठीक है, लेकिन मैदान कारागार हो सकता है। इसका मतलब यह निकला कि स्वतंत्रता ये सिर्फ मेंटल कंडीशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, मानसिक अवस्था है। बंधन ये नहीं अनुभव होना चाहिए। और सारी सुंदरता, सारा आराम, सारा वैभव स्वतंत्रता में है। अगर स्वर्ग भी दिया जाएगा आपकी इच्छा के खिलाफ तो वो आपके लिए कारागार होगा। आपको 5 स्टार कहते हैं, उन्हें हाउस डिटेन कर दिया है तो घर में ही हैं, कहीं और तो नहीं गए। हम ही अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते, दिन दिन गुजर जाते, बाहर ही नहीं निकले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाउस डिटेन में दिक्कत है। घर में ही कैद कर दें, 5 स्टार में कैद कर दें, दिक्कत है। कारागार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, समस्या है। कारागार की सीमाओं में नहीं रहना चाहते। फिल्म देखी थी हमने, 2 आंखें 12 हाथ, ठीक है ना, ओपन जेल है, लेकिन जेल है। जेल की सीमाएं कितनी बड़ी हैं इससे लेना देना नहीं है। जेल है,
बात खत्म है। ठीक है, तो एक स्वतंत्रता मनोवैज्ञानिक स्थिति है। और अपनी इच्छा से नरक भी चुनोगे तो ठीक है, वो स्वर्ग लगेगा। शराबी ने अपनी इच्छा से नाली को बिस्तर के तौर पर स्वीकार किया है, बड़ा खुश है, बड़ा खुश है, नाली में लेटा है और बड़ा प्रसन्न है, क्योंकि चयन उसका है, उसे किसी ने लेटाया नहीं है। और इसे और छोटी भाषा में जो कहा जाता है वो कैसे कहते हैं लोकोक्तियों और महावरों में, कि नाली का कीड़ा नाली में ही खुश रहता है। तो बात तो वही है, किस भाव में कही गई, किस संदर्भों में कही गई, वो एक अलग बात है, लेकिन बात तो यही है, क्योंकि नाली के कीड़े ने नाली को अपनी इच्छा से चुना है, उसे नाली में डाला नहीं गया। सारा आनंद है जीवन का वो स्वतंत्रता में है। स्वतंत्रता को निगेटिवली परिभाषित करें तो ये बंधनों का अभाव है, और पॉजिटिवली डिफाइन करें तो अपने आधार पर जीना। अगर विधायक परिभाषा करें, नकारात्मक परिभाषा स्वतंत्रता की न करें, तो अपनी इच्छा से जीना, अपनी शर्तों पर जीना। और आपकी इच्छा और आपकी शर्तें अगर वाकई आपकी हैं और आपका वो प्रतिनिधित्व करती हैं, तो वे शर्तें ईश्वर की हैं। ठीक है, क्योंकि आप स्वयं ईश्वर हैं, आप ये बात जाने न जाने, ईश्वर का ही अंश सब में है, ऐसा मानते हैं। तो आप अगर वाकई अपनी इच्छा और शर्तों से जिएंगे तो वो गलत हो ही नहीं सकता। तो स्वतंत्रता एक विधायक परिभाषा अगर उसकी करे तो अपनी इच्छा और शर्तों पर जीना है। अपनी इच्छा और शर्तें निरंकुश नहीं हो सकती, ठीक है, ये कभी निरंकुश नहीं हो सकती। निरंकुशता अन्य चीजों के प्रभाव में जन्मती है। और अगर उसकी नकारात्मक परिभाषा करें तो बंधनों का अभाव, यह स्वतंत्रता है। बंधनों का अभाव सुनिश्चित कैसे होगा? विशेषकर जब एक पोस्ट के संदर्भों में हम देखते हैं, जब पोस्ट के संदर्भों में हम किसी से अपेक्षा कर रहे हैं कि वो जब किसी पोस्ट को धारण करे। देखिए, आपकी नजर में पोस्ट धारण करना बहुत बड़ी बात है, जबकि पोस्ट धारण करना ही नितांत निकृष्ट बात है। वो जो महान हुए वो पोस्टों को छोड़कर चल दिए, और जिन्होंने पोस्टों को धारण किया उनमें से बहुत कम को आज जानते हैं आप। इक्ष्वाकु वंश, सूर्यवंश, इसमें राम से पहले भी कितने राजा हुए होंगे, लेकिन जो स्थान राम का है वो किसी का नहीं है। राम ने जनवाया कि रघु कोई थे, रघुवंश अगर प्रसिद्ध हुआ तो राम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है ना। तो राम अपने में कुछ है, राम वनवासी हैं तो भी पूज्य हैं, राजा नहीं है, ठीक है, तो भी पूज्य हैं। इसका मतलब पोस्ट महत्व तो नहीं देती, व्यक्ति अपने आधार पर सुशोभित होता है। और जो पोस्ट से सुशोभित होगा इसका मतलब वो आदमी छोटा है, पोस्ट बड़ी है, ये अपने में डिक्लेयर हो रहा है। भाई, पोस्ट से आप सुशोभित हैं, आप इसलिए सम्मानित हैं क्योंकि आप जिलाधिकारी हैं। तो जिस दिन जिलाधिकारी नहीं होंगे उस दिन आप सम्मानित नहीं होंगे। आप छोटे हैं, जिलाधिकारी बड़े हैं। जिलाधिकारी बड़े मीनिंग देर भाई जिलाधिकारी की पोस्ट बड़ी है। तो पोस्ट धारण करने का या पोस्ट धारण करने की आतुरता ये तय करती है कि आप इनफैक्ट आदमी छोटे हैं, इसीलिए तो पोस्ट धारण करने की आतुरता है। अन्यथा तो भरत खुद राम को राजा बनाने प्रस्ताव लेकर गए और ठीक है, राजगद्दी वो अस्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर पोस्ट आदमी महान है तो उसमें पोस्ट को प्राप्त करने की कोई आतुरता दिखेगी ही नहीं। इससे पोस्ट प्राप्त कर लेना जीवन का ध्येय नहीं हो सकता। ये बात ही गलत है शुरुआत से। आदमियत इसका विकास होना चाहिए आप में। लेकिन फिर भी लौकिक जो दुनियावी निजाम है वो तो चलेगा ऐसे ही, तो चलेगा। जब दुनियावी निजाम ऐसे चलेगा तो उसमें यह भी जरूरी है कि जो लोग पदों को धारण करें वो आदमी छोटे हों बड़े हों, अक्सर तो छोटा आदमी ही लोक पद पर होगा,
बड़ा नहीं होगा, क्योंकि बड़े को तो कोई रस ही नहीं है लोकपद में, बड़े को तो कोई चाव ही नहीं है लोकपद में, इसलिए बड़ा तो होगा ही नहीं लोकपद पर। इसलिए बड़े पदों पर बैठे व्यक्तियों से न्याय की अपेक्षा ये की नहीं जाती। अगर की जाती तो प्रक्रिया नहीं बनती कि आप इसी ढंग से चलेंगे, इसके अलावा चलेंगे ही नहीं। इसका मतलब ये मतलब एकदम स्थापित तथ्य है कि बड़े पदों पर वे ही बैठेंगे, अक्सर, हमेशा नहीं, जो छोटे लोग होंगे। ठीक है, बड़ा आदमी ये पद पर बैठे, ये युगों में घटित होता है और वही लोग याद किए जाते हैं और वही गाइडिंग नॉर्म बनते हैं कि साहब ये गाइडिंग नॉर्म है, यू मस्ट, ठीक है, यू मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू द, ठीक है, उनके जो आइडियल्स हैं उनके मुताबिक आप चले। चाणक्य तो शिक्षकों में कभी कभी पैदा होता है, अन्यथा तो शिक्षक की नौकरी आप जीविकोपार्जन के लिए प्राप्त करते हैं, वहां शिक्षक की पोस्ट बड़ी है, आप छोटे आदमी हैं। चाणक्य शिक्षक है तो चाणक्य आदमी बड़ा है, उसके लिए पोस्ट छोटी है, इसलिए चाणक्य शिक्षक न भी हो तो भी याद किया जाएगा और आप शिक्षक होकर भी याद नहीं किए जाएंगे। आपको आपके स्टूडेंट गालियां देंगे। हम बार बार कहा करते हैं कि शिक्षक का अपमान उतना ही असंभव है जितना भगवान का, हो ही नहीं सकता। वो शिक्षक हो तो, और जब आप शिक्षक ही नहीं है तो आपका सम्मान क्यों हो, ये तो बता दीजिए। सिर्फ कुछ लोगों की गलती के कारण आप शिक्षक के तौर पर नियुक्त हो गए, इसलिए तो उन लोगों को दंडित क्यों ना करें जिन्होंने आपको नियुक्त कर दिया। आपको हम सम्मानित क्यों करें, ये तो बता दीजिए। और अगर इन सवालों से आप घबराते हैं, इन सवालों का सामना नहीं कर सकते, तो हमारे दृष्टिकोण से तो आप आदमी भी नहीं हैं। ठीक है, इसलिए लोक पदों पर चूंकि छोटा आदमी पहुंचेगा, अक्सर लोक पदों पर बड़ा आदमी नहीं पहुंचता, अक्सर छोटा आदमी पहुंचेगा जो अपनी महत्ता को पद से स्थापित करना चाहता है, वो लोक पद पर पहुंचता है। अन्यथा तो बुद्ध तो कभी भी सम्राट के पद को अस्वीकार करके चल देते हैं, राम तो कभी भी सम्राट के पद को अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि लोक पद पर छोटा आदमी पहुंचेगा। इसलिए लोक पद पर वो स्वतंत्र रह सके, इसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। ठीक है, और जब वो निष्पक्षता के साथ काम न करे तो वो कोई एलिबाई, कोई एक्सक्यूज व्यवस्था के आधार पर प्रस्तुत न कर सके, इसके लिए मतलब उसे दोषी ठहराया जा सके, क्योंकि कोई एक्सक्यूज उसके पास होगा तो आप दोषी तो नहीं ठहरा पाओगे, वो अपनी गलती को लोगों पर स्थानांतरित कर देगा। ऐसा न हो सके, इसके लिए लोक पदों पर बैठे व्यक्तियों की निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया और प्रावधान ये बनाए जाते हैं, क्योंकि सबको मालूम है लोक पद पर छोटा आदमी पहुंचेगा, अक्सर, हमेशा नहीं। तो इसलिए लोक पद पर काम करने वाले लोगों की निष्पक्षता रह सके, ये सुनिश्चित किया जा सके कि वे निष्पक्षता के साथ काम करें, और यदि ना करें तो हम उन्हें दोषी ठहरा सकें, इसके लिए व्यवस्था की जाती है। उनका कदाचार साबित हो सके, वो अपने कदाचार को इधर उधर ट्रांसफर न कर पाए, इसके लिए व्यवस्था होती है। तो वो व्यवस्थाएं आपको 125 से 128 तक दिखाई देंगी। कोई व्यक्ति स्वतंत्रता या अपनी इच्छा से तब काम नहीं कर पाएगा जब उसका प्रियजन, क्योंकि आदमी खुद दुख में रह लेता है लेकिन अपने प्रियजनों को दुख में नहीं देख पाता, वो अपने प्रियजनों, अपनी आवश्यकताओं को खत्म कर लेगा लेकिन अपने प्रियजनों की आवश्यकताओं को खत्म होता नहीं देख सकता।
और जो महापुरुष हैं इसीलिए महान है कि उन्होंने अपने प्रियजनों की आवश्यकताओं को, ठीक है, देखकर भी और पूरी न होते हुए देखकर भी उन सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया जो उन्होंने जीवन में सिद्धांत के तौर पर स्वीकार किए थे। इसीलिए वे महान हैं और कोई कारण उनकी महानता का नहीं है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति महापुरुष होना चाहिए, उसकी यात्रा महापुरुष होने की ओर होनी चाहिए, लेकिन वो महापुरुष हो नहीं पाता। हां, दिशा उसकी वही होनी चाहिए, लेकिन दिशा होने के बाद भी हर आदमी महापुरुष हो पाएगा जरूरी नहीं। लेकिन महापुरुष होने की दिशा में जितना आगे चला जाएगा उतना ही फ्रूटफुल है। इसलिए अपेक्षा यह होती है कि आप उस दिशा में चलें। लेकिन कुल मिलाकर अगर आदमी के प्रियजनों की आवश्यकताएं, उसकी छुट्टी, उसकी वर्किंग कंडीशन, इनको कठिन और आसान बनाने की ताकत किसी व्यक्ति में है और कठिन और आसान दोनों बनाने की ताकत उस व्यक्ति में है, तो डेफिनेटली ये आदमी अपनी इच्छा का स्वतंत्रता पूर्वक उपयोग कर सके। ये बहुत कम मामलों में घटित होगा। किन मामलों में? जबकि पद पर पहुंचने वाला व्यक्ति पद से बड़ा है, तब तो कोई बात नहीं, तब तो कोई बात नहीं, तब तो वो 1 मिनट में कह देगा ठीक है, हम अपने प्रियजनों की आवश्यकताओं को न पूरा होते हुए देख नहीं सकते, तो हम 1 मिनट में कह देंगे ठीक है, पकड़ो अपनी लकुट कमरिया, हमें नहीं चाहिए, हम अपना कुछ और कर लेंगे, क्योंकि हमें पद, और इसी को कहते हैं कि हम तो फकीर हैं, झोला उठाएंगे, जिस दिन चाहेंगे चल देंगे। यही फकीरी है स्वभाव की, जो सिर्फ उसमें हो सकती है जो पद से बड़ा है, जो पद से छोटा नहीं है। क्योंकि पद, इसे छोड़कर चल देना यानी जब चाहो झोला उठाकर चल दो, बहुत बड़ी बात है। ये फेसबुकिये जो मूर्ख टाइप के लिखते हैं, उनकी समझ से बहुत बड़ी बात है, ये नहीं हो सकता है। लेकिन उतने बड़े लोग पदों पर होते नहीं सामान्यतः है, इसलिए जनता को ऐसा लगता है कि कोई इतना बड़ा हो ही नहीं सकता, कोई छोड़कर चलेगा ही नहीं, ऐसा लगता है उन्हें। जो हमने कहा ना, जो उत्तरदायित्व से भागेगा वो भी कभी भी झोला उठाकर चल देगा, और जो मन से फकीर है वो भी कभी भी झोला उठाकर चल देगा। इसलिए आप कोई काम होते देखकर व्यक्ति के बारे में कोई अंदाज ना लगाएं, यानी कर्ता के बारे में कोई अंदाजा ना लगाएं। कर्ता का अनुमान तो उसके साथ रहकर ही हो सकता है, वो उत्तरदायित्व से भाग रहा है या समझौता नहीं कर रहा इसलिए जा रहा है। दोनों व्यवहार तो एक ही सा, आचरण तो एक ही दिखाई देगा। इसीलिए ठीक है, योगी या वो जिसे ज्ञानी कहते हैं, वो भी आप ही जैसा है, खाना खाता है, गृहस्थ जीवन में रहता है, आप ही के जैसा दिखता है, आप ही के जैसा आचरण करता है, फिर भी आप में और उसमें जमीन आसमान का भेद है, जमीन आसमान का भेद है। आप ये मानते हैं घर मेरा है और उसके लिए किसी से भी लड़ जाएंगे, वो ये मानता है बस हमें 150 साल यहां रहना है, उसके बाद तो यहां रहना ही नहीं है। ये तो किसी का भी नहीं, हमसे 150 साल पहले कोई यहां रहता था, हमारे 150 साल बाद भी कोई यहां रहेगा। ठीक है, मेरा क्या है, यहां रहे वो भी यहीं रहा, आप भी यहीं रह रहे, भाव का अंतर है, भाव का अंतर है। तो जो लोग पद पर बैठे लोग हैं वो सामान्य तौर पर छोटे लोग होंगे और अपनों का दुख नहीं देख पाएंगे, इसलिए उनकी वर्किंग कंडीशंस को एडवर्स करने की इजाजत किसी अथॉरिटी में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि वे अपने पद पर स्वतंत्रतापूर्वक काम करें, यानी जिस कंडीशन पर उन्होंने पद पर काम करना शुरू किया था, उस समय उनके पद पर काम करने की जो नियम और शर्तें थी, जो लाभ और हानियां थी, उनको बढ़ाया या घटाया नहीं जाना चाहिए। यानी हानियों को बढ़ाया नहीं जाना चाहिए और लाभों को घटाया नहीं जाना चाहिए।
क्योंकि उन्होंने आज जिस पद पर काम करना शुरू किया, अगर आप लाभों को कम करने या हानियों को बढ़ाने की ताकत किसी अथॉरिटी में दे देंगे तो वे उससे डरते रहेंगे, क्योंकि वे इनफैक्ट तो आदमी छोटे ही होंगे, पद पर आए ही इसीलिए है कि लाभों का उपयोग करना चाहते हैं, हानियों से बचना चाहते हैं। और आप ये कह रहे हैं कि जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किया पद पर, उससे उस दिन जितने उन्हें लाभ हो सकते थे और जितनी हानियों से उन्हें बचाव हासिल था, इस स्थिति में उनके लिए अलाभकर परिवर्तन लाया जाएगा, ये ताकत किसी में रहेगी तो वो उससे डरते रहेंगे, क्योंकि वो भविष्य में उनके लाभों को कम कर सकता है और उनकी हानियों को बढ़ा सकता है। इसलिए वो उसकी बात मानना शुरू कर देंगे जो लोकहित के विपरीत होगा, क्योंकि वो लोकपद पर है। इसलिए व्यवस्था ये की गई 125 में कि उच्चतम न्यायालय, इसके जो न्यायाधीश होंगे, वे जिस दिन नियुक्त होंगे, जिस दिन भी नियुक्त होंगे, ठीक है, उस दिन उन्हें जितना वेतन, जितनी छुट्टियां, जितनी उपलब्धियां, जितने भत्ते ये मिलते हैं, उनमें वृद्धि तो की जा सकेगी किंतु कमी नहीं की जा सकेगी, ताकि वे स्वतंत्रतापूर्वक काम कर सकें, अपनी इच्छा के मुताबिक काम कर सकें। और यदि इच्छा के मुताबिक काम न करें तो फिर कदाचार माना जा सके, वे अपने कदाचार को किधर भी ट्रांसफर न कर पाए, ठीक है ना। इसलिए 125 कहता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। उच्चतम न्यायालय को के जो न्यायाधीश हैं उन्हें ऐसे वेतनों का, ऐसी चीजों का संदाय किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, यानी संसद कानून बनाकर उनके वेतन आदि को फिक्स कर सकती है। लेकिन शर्त क्या लगी संसद की शक्ति पर, देखें आगे कहता है, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता तब तक ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। यहां तक तो बात कंप्लीट हो गई कि संसद कानून बनाकर भविष्य में उन्हें कितना वेतन, छुट्टी आदि मिलेगी, इस सब का उपबंध कर सकती है। जब तक मानो संसद करे ही ना, भाई संसद को शक्ति मिली और संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को, संसद कानून बनाती है ना, तो फिर क्या उन्हें कोई वेतन नहीं मिलेगा? तो उन्होंने उसकी व्यवस्था कर दी कि जब तक संसद ऐसा उदाहरण नहीं करती तब तक संविधान की दूसरी अनुसूची विनिर्दिष्ट है वो मिलेगा। अब दूसरी अनुसूची विनिर्दिष्ट है, ये बात तो अब शैक्षिक महत्व की हो गई, क्योंकि अब तो संसद ने कानून बनाकर उनके वेतन भत्ते को अवधारित कर दिया, ठीक है ना। तो अब ये बात शैक्षिक महत्व की है, ठीक है। अच्छा, सबसेक्शन 2 प्रतिबंध लगाता है संसद की शक्ति पर। क्या कहता है, प्रत्येक न्यायाधीश ऐसे विशेषाधिकारों और भत्तों का तथा अनुपस्थिति, छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों का जो संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन समय समय पर अवधारित किए जाएं, और जब तक इस प्रकार अवधारित नहीं किए जाते, अच्छा जी, तो हम, हाँ ठीक है, तब तक ऐसे विशेषाधिकार, भत्तों और अधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है हकदार होगा। ये बात उन्होंने सबसेक्शन 1 की दोहरा दी, परंतु से प्रतिबंध लगाया। परंतु किसी न्यायाधीश के विशेषाधिकारों और भत्तों में तथा अनुपस्थिति, छुट्टी या पेंशन के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी अलाभकारी आप बढ़ा सकते हैं, जितने नियुक्ति के समय उसे छुट्टी, पेंशन, वेतन मिलते थे, परिवर्तन कर सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं। अलाभकारी परिवर्तन चूंकि कर ही नहीं सकते तो लाभकारी परिवर्तन ही कर सकते हैं, ये चीज ले आए। इसका मतलब मिनिमम उसे वो मिलेगा जो वो जस्टिस अपॉइंट होने के समय पाता था। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए एक मील का पत्थर है। और इस मील के पत्थर की जरूरत क्यों है? इसलिए कि प्रत्येक लोक पद पर छोटा आदमी होता है, अक्सर पद बड़ा होता है।
आप कितने मुख्य न्यायाधीशों के नाम जानते हैं, बताइए, कितने जानते हैं? अरे बहुत सारे तो हो ही गए, और बहुत सारे में कोई 100-200 भी नहीं हुए, ठीक है ना, 100-200 भी नहीं हुए, अभी 15-20 ही 25 हुए होंगे ज्यादा से ज्यादा, उनके भी नहीं जानते, उनके भी नहीं जानते। हजरत मोहम्मद को पैदा हुए कितने साल हुए? 1400 साल। अगर एक आदमी का जीवन 80 बरस मान लें तो हजरत मोहम्मद से आगे उनके वंश में कितने लोग हुए? ज्यादा 15-20, बस, इससे ज्यादा नहीं हुए भाई। एक का जीवन 80 बरस तो मानी लो, 70 बरस तो मानी लो एक आदमी का सामान्य जीवन, कितने दिन हुए? कितनों नाम जानते हो उनके वंश परंपरा? बताओ, कितनों नाम जानते हो? हमने तो उस दिन गूगल पे पढ़ा, तब पता लगा हमें कि आयतुल्लाह खुमैनी जो हैं ईरान के, वो उनकी डायरेक्ट वंश परंपरा में है, जॉर्डन के शासक उनकी डायरेक्ट वंश परंपरा में है। ये हमने तो गूगल पे पढ़ा, तब हमें पता लगा। कितने साल हुए? 1400 साल तो है, और 70-80 साल का एक आदमी का जीवन मान लो, कितने लोग हुए बीच में? ज्यादा 20 और 25, कितनों नाम जानते हो? किसी के नहीं, ठीक है ना। तो आदमी जो पद पर है वो बड़ा नहीं है, आप उल्टी धारणा से चलते हैं। आदमी जो पद पर है वो छोटा है, अक्सर यही होता है। आप समझ रहे हैं कि सीजीआई कोई बहुत बड़े आदमी है, नहीं, वो बहुत छोटे आदमी है, ठीक है। कुर्सी बड़ी है, वहां वो बैठ गए, बात इतनी है। उनके छोटेपन को नियंत्रित रखने के लिए ही प्रक्रिया बन रही है। अगर आदमी बड़ा वहां बैठता होता तो किसी प्रक्रिया की जरूरत नहीं। राम को किसी प्रक्रिया की जरूरत नहीं है, कृष्ण को किसी प्रक्रिया की जरूरत नहीं है, वो जो करेंगे वही प्रक्रिया है। वो कहते हैं ना, महाजनों येन गतासा पंथा, महाजन जिस रास्ते चल पड़ेंगे वही रास्ता है, ठीक है। उन्हें तो किसी प्रक्रिया की जरूरत नहीं है, वो बताएंगे कि प्रक्रिया क्या होती है। प्रक्रिया की जरूरत तो हमारे जैसे लोगों को है जो छोटे हैं किंतु बड़े पदों पर जाएंगे, ठीक है ना। 126 कहता है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, एक्टिंग चीफ जस्टिस, यह भी अपॉइंट हो सकते हैं। यह स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाला प्रावधान तो नहीं है। अच्छा, स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले जैसे उनकी नियुक्ति 124(1), हमने कहा 124 से लेकर के और 128 तक जो प्रावधान है वो उनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाले। इसका मतलब सब नहीं, उनमें से जैसे 124(1) है उनकी स्वतंत्रता कि इतने मिनिमम तो होंगे ही, और भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, मीनिंग देयर बाय होगा, आप उसे खत्म नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आए साहब, भारत का उच्चतम न्यायालय नहीं होगा, नहीं कर सकते आप। भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा और उसमें मिनिमम इतना होगा, बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते। ये उसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाला प्रावधान है, उसके अस्तित्व पर कोई संकट हो ही नहीं सकता, ठीक है। दिस इज द आर्टिकल विच एस्टेब्लिश द इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। होगा मतलब होगा, आप खत्म थोड़ी कर लेंगे। इसीलिए एक बार सीजीआई ने स्टेटमेंट दिया था, कुछ सरकार से तनातनी हो गई, सरकार ने कुछ फाइल नहीं किया कि आप, उन्होंने गुस्से में यह बोला कि आप कहें तो सारी अदालतों को ताला लगा दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट को ताला लगा दिया जाए। तो किसी पूर्व न्यायाधीश का ही कमेंट आया था कि सीजीआई को क्या यह ताकत है कि वो सुप्रीम कोर्ट में ताला लगा दें? ये तो ताकत भारत में किसी में नहीं है, वेदर दैट इज लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, कोई हो। सर्वोच्च कौन है? संविधान, सर्वोच्च कोई नहीं है। ऑल थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट्स आर ऑटोनोमस विद इन द बाउंड्री फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। We are living under the era of written constitution and that says कि there will be a Supreme Court of India। तो आप ताला कैसे लगा देंगे? आप कौन है ताला लगाने वाले? ठीक है, तो ये स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाला प्रावधान है। 124(2) उनकी नियुक्ति जैसी व्याख्यायित हुई वो उनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाला प्रावधान है।
4 और 5 हटाने की जो प्रक्रिया है वो उनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाला प्रावधान इतनी कठिन है, आसानी से नहीं हटेंगे। साबित कदाचार, साबित असमर्थता, वेतन, छुट्टी, 125 जो कुछ कहता है वो स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाला प्रावधान है। ठीक है, यद्यपि 126 का विशेष संबंध उससे नहीं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता उसको निरूपित, उसको इस्टेब्लिश करने वाला प्रावधान है। क्या कहता है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है, मानिए एकदम मर गए, रिजाइन कर दिया, ठीक है, तो वहां कोई उप मुख्य न्यायमूर्ति तो होता नहीं, ठीक है ना, रिटायर हुए तो चलो उससे पहले हम बना लेंगे, लेकिन एकदम मरी गए तो फिर क्या होगा। तो कहता, तो उनकी अपरिहार्यता और अनिवार्यता को सुनिश्चित करने वाला प्रावधान है। कहता है कि जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है या जब मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा बीमार हो गए, कोई अन्य कारण बन गया, अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हैं, तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करें उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। ठीक है ना, यहां ये कुछ नहीं कहा कि सीनियर मोस्ट होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन नॉर्मल प्रोसीजर वही है, उसी ढंग से करते हैं कि जो सीनियर मोस्ट है उसी को एक्टिंग चीफ जस्टिस बना दिया, ठीक ना। लेकिन राष्ट्रपति और वो कंसल्टेटिव प्रोसेस, सारी चीजें तो होंगी होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब भी चाहे वेदर यू आर गोइंग टू अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, that must be appointed by the process established by, ठीक है, in the case of Supreme Court Advocate on Record Association versus Union of India, तो होगा वैसे ही। लेकिन किसे करेंगे इस विषय पर कोई गाइडलाइन 126 में नहीं है, लेकिन पूर्व में जब स्थापित हुई है तो उसका फॉलोअप होगा, ठीक है ना। 127 तदर्थ न्यायाधीशों की एडहॉक, और एडहॉक शब्द अपने में प्रतिध्वनित करता है कि व्यवस्था परमानेंट नहीं है। एडहॉक पे टीचर रख रही है, एडहॉक मीनिंग देयर बाय जस्ट टू, ठीक है, डिस्चार्ज द लायबिलिटी, ठीक है, जो जस्ट टू डू द इंपॉर्टेंट वर्क विच इज पेंडिंग, और चूंकि परमानेंट व्यवस्था करने में समय लगेगा और मसला इतना इंपॉर्टेंट है कि तुरंत मसले का निस्तारण जरूरी है, तब एडहॉक न्यायाधीश, जैसे अब दिक्कत क्या है, सुप्रीम कोर्ट में मान लीजिए कोई सवाल ऐसा उठ गया जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को फैसला करना है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मिनिमम 5 की होगी, मिनिमम 5 की। कुछ बम गिरा, कुछ ऐसा हुआ कि 4 ही बचे, बाकी सब मर गए, क्या करोगे। ठीक है, एडहॉक अपॉइंटमेंट अगर नहीं रखोगे, अब 4 ही बचे और मिनिमम 5 की हो सकती है, ठीक है, मिनिमम 5 की हो सकती है। अब जब तक आप प्रोसेस चलाएंगे नियुक्ति का, तब तक क्या करें, या जैसे मान लीजिए अब तक 13 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी, अब हम केशवानंद भारती में हमें कोई कमी नजर आ गई, उस पर पुनर्विचार की जरूरत है। हम बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, हालांकि अब तो 44-45 है, लेकिन उतने उस समय नहीं है सुप्रीम कोर्ट में कि हम उससे लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर पाए, तो हमें एडहॉक नियुक्तियां करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो एडहॉक नियुक्तियां कैसे होंगी, वो 127 कहता है, यदि किसी उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने, ये चालू रखने के लिए, मालूम पड़ा सुन रहे थे तब तक डेथ का कोई भरोसा है, हो गई, ठीक है ना, ये चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति प्राप्त न हो तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ये तो अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन की प्रक्रिया इस जगह पर आ जाएगी, ठीक है ना। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उसे दिए गए निर्देश पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात किसी उच्च न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश को जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के सम्यक रूप से अर्हित है, यानी मिनिमम 5 ईयर वो उस उच्च न्यायालय में कंप्लीट कर चुका है, या तो उस उच्च न्यायालय में या कई सारे उच्च न्यायालयों में मिनिमम
वो 5 ईयर होल्ड कर चुका है, ठीक है ना। अन्यथा वो उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने के लिए अर्हित है, ठीक है ना। उससे परामर्श करने के बाद भारत के मुख्य न्यायमूर्ति उस हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात, और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति भी नहीं रहे तो एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट होगा, वो करेगा, ठीक है ना। और जैसे भारत का मुख्य न्यायमूर्ति नाम निर्दिष्ट करे, न्यायालय की बैठकों में उतनी अवधि के लिए जितनी आवश्यक हो तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने के लिए लिखित रूप में अनुरोध कर सकेगा। अनुरोध, ये भी शब्द महत्व का है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति क्या करेंगे? अनुरोध। उस किससे? उससे जो कि हाईकोर्ट में न्यायाधीश है और अन्यथा सम्यक रूप से अर्हित है सुप्रीम कोर्ट में काम करने के लिए, बिकॉज ही इज नॉट द सबऑर्डिनेट ऑफ योरसेल्फ, ही इज आल्सो द जस्टिस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। सबऑर्डिनेशन में थोड़ी है तुम्हारे, ये शब्द भी तय करता है कि हाईकोर्ट सबऑर्डिनेट नहीं है। यू में रिक्वेस्ट, आप रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इस प्रकार नाम निर्दिष्ट न्यायाधीश का कर्तव्य होगा। अब ये अलग बात है, ठीक है ना। जैसे उन्होंने कहा कि आप रिक्वेस्ट करेंगे और आप इनकी रिक्वेस्ट को मानेंगे। जब पंचायत होती तो ऐसे ही होती है कि जैसे आप फैमिली कोर्ट में देखेंगे, उन्होंने कहा तुम बुलाने जाओगे, ठीक है, तुम बुलाने जाओगे, क्योंकि पत्नी कहना होता है बुलाने ही नहीं आता है, तो ससम्मान आप बुलाने जाएंगे जैसे जाया जाता है, और आप कोई हरकत नहीं करेंगे, आप जाएंगे, ठीक है ना। तो पंचायत तो ऐसे ही होती है कि आप रिक्वेस्ट करेंगे और आपका यह कर्तव्य होगा कि आप उनकी रिक्वेस्ट माने। और पंचायत करने वाला कौन है? स्वयं संविधान, जिसने आप दोनों की रचना की है। इसलिए पंचायत का हक आप दोनों के बीच उसी को है। इसलिए वो स्वयं सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन लिखता है कि लिखित रूप से अनुरोध कर सकेगा, और फिर इस प्रकार नाम निर्दिष्ट व्यक्ति का न्यायाधीश का कर्तव्य होगा। हमने कहा ना कि शब्दों में जो व्यवस्था अंतर्निहित है, उस व्यवस्था को देखिए तो बात समझ में आती है, फिर कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। कहता है इस प्रकार नाम निर्दिष्ट न्यायाधीश का कर्तव्य होगा कि वह अपने पद के अन्य कर्तव्यों पर पूर्विकता देकर, यानी जो अन्य उसके यहां जुडिशियल वर्क पेंडिंग है उस पर इस काम को पूर्विकता देगा, क्योंकि उसका कर्तव्य न्यायाधीश के रूप में क्या है? जुडिशियल, जो पेंडिंग जुडिशियल वर्क है उसको फाइनलाइज करना, यही तो उसका काम है। तो एज न्यायाधीश, और यहां जो चर्चा हो रही है कर्तव्य की, वो उसके न्यायिक कर्तव्य की हो रही है, उसके पिता के रूप में जो कर्तव्य है उनकी थोड़ा ही हो रही है, ठीक है। तो कहता है कि इस प्रकार नाम निर्दिष्ट न्यायाधीश का कर्तव्य होगा कि वह अपने पद के अन्य कर्तव्यों पर पूर्विकता देकर उस समय और उस अवधि के लिए जिसके लिए उसकी उपस्थिति अपेक्षित है, यानी सुप्रीम कोर्ट में जितने दिनों के लिए उसकी उपस्थिति अपेक्षित है, उच्चतम न्यायालय की बैठकों में उपस्थित हो। और जब वह इस प्रकार उपस्थित होता है तब उसको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता, शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे, और वह उक्त न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, ठीक है। न्यायाधीश वो ऐसे समझा जाएगा मानो ही इज परमानेंट जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसमें वही शक्तियां, विशेषाधिकार, और यह भी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का कि द पर्सन who will be appointed in the Supreme Court on the ad hoc basis, that person will also enjoy such powers, immunities, and benefits which are available only to the permanent judge of the Supreme Court. तो even ad hoc को भी उसी स्थिति में रखा है। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ये चाहता है कि जुडिशियल रिव्यू, इसको ध्यान में रखते हुए जो इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी है ये बिल्कुल मेंटेन रहे, इसमें कोई कमी ना है, ठीक है ना। तो 127 और 128 क्या कहता है? कहता उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। वही बात है कि आप गाड़ी चलाना जानते हैं, डीएल रिन्यू नहीं है, डीएल का रिन्यूअल ये यदि नहीं हुआ तो इससे आप गाड़ी चलाना भूल नहीं जाते। डीएल का एक बार बनना इस बात का प्रमाण है कि यू आर एक्सपर्ट इन ड्राइविंग, ठीक है। वो एक्सपर्टाइज चली कहीं नहीं जाती है। ये ठीक है
कि उस एक्सपर्टाइज का एग्जामिनेशन, परीक्षण ये जरूरी है। इसलिए रिन्यूअल के प्रावधान रखे जाते हैं कि क्योंकि आंखों की दृष्टि कम ही होगी, वो एक सी तो रहेगी नहीं, सोचने समझने ध्यान देने की ताकतें कम होंगी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी। तो नाउ यू आर फिट टू ड्राइव और नॉट, इसके लिए रिन्यूअल है। इसके लिए थोड़ी है कि आपकी ड्राइविंग की क्षमता का परीक्षण किया जाए, इसके लिए नहीं है रिन्यूअल। तो आप अगर एक बार ड्राइविंग लाइसेंस रखने लगे तो रिन्यूअल नहीं हुआ, इट मे बी इरेगुलरिटी, ये एक अनियमितता है। लेकिन आप गाड़ी चला रहे हैं, ये अवैध हो, इलीगल हो, नहीं, ये नहीं। इलीगलिटी अलग बात है और इरेगुलरिटी अलग बात है, अनियमितता अलग है और अवैधता अलग है, दोनों बातें अलग अलग है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा है, रिटायर हो गया, मान लिया, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में काम करने की योग्य नहीं ही बचा है, ऐसा तो नहीं, क्योंकि रिटायरमेंट एकदम फिट आदमी, भाई रिटायरमेंट वो तो हमें एक क्राइटेरिया फिक्स ही करना पड़ेगा। हम ये तो नहीं कर सकते कि ये 60 साल पे रिटायर होंगे, ये 70 साल पे, ये तो नहीं कर सकते। एक स्टैंडर्ड तो हमें रखना ही पड़ेगा कि द पर्सन हु विल अटेंड द सच एंड सच एज विल बी रिटायर्ड फ्रॉम दैट पोस्ट, या तो एज अ रूल यू मे अडॉप्ट द सिस्टम ऑफ अमेरिका। अमेरिका में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में होल लाइफ के लिए जजेस के अपॉइंटमेंट ये होते हैं, या इनकैपेसिटी अराइज हो जाए तो बात अलग, या तो आप व्यवस्था ये अपना लो, कोई व्यवस्था तो आप अपनाओगे। आपने रिटायरमेंट की व्यवस्था अपनाई है और वो इसलिए अपनाई ताकि इन्फ्यूजन ऑफ, हमने कहा ना हर चीज सोद्देश्य है, इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड ये सुप्रीम कोर्ट में होता रहे, क्योंकि जो परिस्थितियां होती हैं सामाजिक वे बदलती रहती हैं, ठीक है ना। सामाजिक परिस्थिति सदैव एक सी नहीं रहती, और जो सामाजिक परिस्थिति एक सी नहीं रहती तो हर समाज जीवन के जितने कालखंड हो सकते हैं उन कालखंडों में जीने वाले लोग महत्वपूर्ण जगहों पर होने चाहिए ताकि सामाजिक जीवन की सभी परिस्थितियों की जानकारी उन जगहों पर जाती रहे। इसलिए वी विल अडॉप्ट द सिस्टम जिसमें न्यायाधीश रिटायर होंगे, तो जो रिटायरमेंट हो गया, ठीक है, वो हो सकता है एकदम फिट हो अभी काम करने के लिए, लेकिन रिटायरमेंट की चूंकि एक एज है, वो हो गया, खत्म बात हो गई, उसे रिटायर कर दिया। तो आपका 128वां ये कहता है कि जरूरत अगर पड़ गई है तो जब हम हाई कोर्ट से एडहॉक बुला सकते हैं तो इनको भी बुला ही सकते हैं, लेकिन चूंकि ये रिटायर हो गए इसलिए हम इन्हें मजबूर नहीं कर सकते, ठीक है। वहां तो हम ये लिखेंगे कि उस न्यायाधीश का ये कर्तव्य होगा, ठीक है। हमने जब 127 पढ़ा तो भाषा क्या थी कि उस न्यायाधीश का ये कर्तव्य होगा, यहां कर्तव्य शब्द का उपयोग नहीं होगा, ठीक है ना। यहां क्या कहेगा, इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग तो वो उसी ढंग से आप पढ़ लेंगे, ठीक है ना, यानी मुख्य न्यायमूर्ति, अब तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग तो है नहीं, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो मुख्य न्यायमूर्ति यानी कॉलेजियम, ठीक है ना। किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी व्यक्ति को जो उच्चतम न्यायालय या फेडरल न्यायालय का, फेडरल न्यायालय उसका कोई न्यायाधीश तो अब जिंदा बचा नहीं फेडरल कोर्ट वो तो सुप्रीम कोर्ट से पहले था, तो अब कोई बचा ही नहीं, तो ये शैक्षिक महत्व की बात है। फेडरल न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है या जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से अर्हित है, क्योंकि ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें लगता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बड़ा होगा, जो कि अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा, जिनसे भी आप अनुरोध ही करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज है, और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिससे इस प्रकार अनुरोध किया जाता है, इस प्रकार बैठने और कार्य करने के दौरान ऐसे भत्तों का हकदार होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे और उसको उस न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता, शक्तियां और विशेष अधिकार होंगे, किंतु उसे अन्यथा उस न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा, ठीक है ना।
न्यायाधीश तो नहीं समझेंगे आप उस न्यायालय का, क्योंकि वो रिटायर हो चुका है, लेकिन आप अनुरोध कर सकेंगे। और अगर वो बैठता है तो उन्हीं भत्तों का, उन्हीं पेंशन का, उन्हीं सारी चीजों का हकदार होगा, ठीक है ना। नहीं, वेतन पेंशन नहीं कहा, हाँ वेतन और पेंशन के लिए तो ये कहा, वेतन तो मिल ही नहीं सकता क्योंकि वेतन तो रेगुलर को मिलता है, भत्ते मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो उन भत्तों का हकदार होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे, एक बात हो गई। और जहां तक शक्तियां, विशेषाधिकार और अधिकारिता की बात है, जुरिडिक्शन की बात है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज को जो प्राप्त है वो उसे भी प्राप्त हो जाएगा। और बात को क्लियर किया परंतु से। परंतु में क्या कहा कि परंतु जब तक यथापूर्वोक्त व्यक्ति उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने की सहमति नहीं दे देता, कर्तव्य नहीं है उसका, वो कंसेंट पर आधारित है क्योंकि वो रिटायर हो चुका है, वो एक्टिंग है, ठीक है, सहमति नहीं दे देता है, तब तक इस अनुच्छेद की कोई बात उससे ऐसा करने की अपेक्षा करने वाली नहीं समझी जाएगी, ठीक है ना। तो बात को एकदम क्लियर कर दिया। तो इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी, इसे जब आप लिखते हैं तो 124(1), क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के अस्तित्व पर उठने वाले सभी प्रश्नों का समाधान कर देता है। 124(2), 124(4), 124(5), 125, 126, 127, 128, इनमें क्या कहा, उन्हीं अधिकारिताओं का, उन्हीं पेंशन, उन्हीं सारी चीजों का हकदार होगा जो अन्यथा उनकी, यानी सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस उसको सुनिश्चित किया, चाहे एडहॉक जजेस वहां बैठे, चाहे रिटायर्ड जजेस बैठे, चाहे एक्टिंग चीफ जस्टिस हो, इंटरफियरेंस किसी भी ढंग का स्वीकार वहां नहीं किया। तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी को सुनिश्चित करने वाले प्रावधान है। शेष कल से हम लोग चर्चा करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों पर बात करेंगे।